Welcome dear students. Today in this video we will discuss about our third chapter from first book Population Composition जनसंख्या संगठन। हमारा ये तीसरा चैप्टर है पहली बुक से और इस पर किए हुए क्विज के अपने सारे क्वेश्चन आज अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करें। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है? चाइना, इंडिया, जापान एंड लैटविया। दीज आर द 4 ऑप्शंस। बच्चों, चाइना, इंडिया विश्व में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं, जबकि जापान भी विश्व के सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले देशों में से एक है, जबकि लाटविया में जनसंख्या इन तीनों की तुलना में कम है और ये यूरोप का एक देश है। लेकिन जब हम जनसंख्या घनत्व के और जनसंख्या के कुल आंकड़ों के अलावा जेंडर रेशियो या लिंग अनुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर लाटविया का रिकॉर्ड बाकी के 3 उदाहरणों से ज़्यादा बेहतर दिखता है। हमारी टेक्स्ट बुक में भी इसको मेंशन किया गया है। जब आप जेंडर रेशियो को देखेंगे, जो जेंडर रेशियो है वो हाईएस्ट है जिस देश में, उस देश का नाम है लैटविया। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड इन लैटविया वेयर देयर आर 85 मेल पर 100 मेल्स फीमेल्स। यहाँ पर प्रति 100 महिलाओं पर 85 पुरुषों की संख्या है, यानी महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है, या कह सकते हैं कि पॉजिटिव जेंडर रेशियो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। बच्चों, यहाँ पर एक सामान्य चीज़ हमें जो देखनी चाहिए और या इस पर ध्यान देना चाहिए वो ये है कि यहाँ पर इस्तेमाल किया जाने वाला जो जेंडर रेशियो का फॉर्मूला है या सूत्र है वो भारत से अलग है, जहाँ पर भारत में हम प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को निकालते हैं और उस आधार पर लिंगानुपात या जेंडर रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। यूरोप के इस देश में प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है, यानी स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इस देश की लोकेशन अगर हम देखें, क्योंकि ये यूरोप में पड़ने वाला एक देश है, इस देश की लोकेशन यहाँ पर मैं वर्ल्ड मैप पर इसको प्लॉट कर रहा हूँ रेड कलर के डॉट से, और इसको अगर हम डिटेल में देखें तो इस मैप को हम अगर केवल यूरोप के मैप को देखें तो ये ज़्यादा स्पष्ट होगा। एस्टोनिया के नीचे जो देश है वो लैटविया है, अलग से मार्क किया गया, रीगा इसकी कैपिटल है। ये फॉर्मर यूएसएसआर यानी पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा रहा है और 1991 में जबकि यूएसएसआर टूटा और उससे रशिया और उसके साथ 14 और नए देश बने, उनमें से ये सारे देश भी शामिल हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इनमें लातविया और बल्कि लातविया के साथ साथ लिथुआनिया, एस्टोनिया, इन सारे देशों में भी जेंडर रेशियो पॉजिटिव मिलता है, यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या इन सोसाइटीज़ में ज़्यादा है। इसके बहुत सारे ऐतिहासिक कारण भी हैं। सोवियत संघ का जो इतिहास है, बहुत सारे जो यूरोप में होने वाले युद्ध हैं, वो भी इसका एक कारण है। इन सब कारणों से और बाद में यहाँ की प्रोग्रेसिव सोसाइटी के कारण भी यहाँ के समाज में महिलाओं की स्थिति बेहतर है। साथ में एक तस्वीर दी गई है, ये जो बगल में दी गई तस्वीर है ये लाटविया की तस्वीर है। यहाँ पर पॉजिटिव जेंडर रेशियो मिलता है और ये विश्व में आपके टेक्स्ट बुक के पब्लिश किए जाने तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन लाटविया 85 मेल्स पर 100 फीमेल्स। अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहले हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है लाटविया। लातविया वो देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जेंडर रेशियो मिलता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करें। दिस इज सेकंड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड? अभी हमने हाईएस्ट की बात की, अभी लोएस्ट की बात करनी है। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात किस देश में है? पाकिस्तान, ईरान, ब्राज़ील और कतर के एग्जाम्पल दिए गए हैं। हम इसी टेक्स्ट बुक के अपने इसी पेज को फिर से कंटिन्यू करें तो हमें ये स्पष्ट हो जाता है, जहाँ पर हाईएस्ट सेक्स रेशियो को दिखाया गया है कि ये लातविया में है, वहीं पर न्यूनतम लिंगानुपात वाले देश के रूप में कतर को दिखाया गया है, जहाँ पर प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 311 है, यानी प्रति 1 महिला पर भी पुरुषों का अनुपात 3 से ज़्यादा का है, यानी बहुत नकारात्मक किस्म का यहाँ पर यौन अनुपात या लिंगानुपात मिलता है। पहले हम कतर की लोकेशन विश्व में देखें। ये अरेबियन पेनिनसुला में इसके बिल्कुल हॉर्न पर पड़ता है, बिल्कुल अगले हिस्से में है। इसको अगर हम थोड़ा इनलार्ज करके देखें इस हिस्से को, अरेबियन पेनिनसुला में यहाँ पर कतर की लोकेशन है जिसकी कैपिटल दोहा है। इसके पास में एक दूसरा देश है यूएई। बच्चों, हिंदी और इंग्लिश की बुक में एक कॉन्ट्राडिक्शन आपको मिलता है। इंग्लिश बुक में कतर को मेंशन किया गया कि कतर की जो जेंडर रेशियो है वो सबसे नेगेटिव है, सबसे लोएस्ट है, जबकि हिंदी की पुस्तकों में यूएई को दर्शाया गया है और वहाँ पर भी आंकड़े यही 311 के दिए गए हैं। आप अगर बाकी सोर्सेज के डेटा देखें, बहुत सारे जो इंटरनेशनल सोर्सेज हैं
बहुत सारी साइट्स हैं, वहाँ से भी अगर रिकॉर्ड्स को तलाशें तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कतर वो देश है, यूएई में भी सामान्य रूप से नकारात्मक यौन अनुपात मिलता है, यानी प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 2 या 2.5 से ज़्यादा है, यानी 200 से ऊपर और 250 के आसपास पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर वहाँ पर हैं। लेकिन उसकी तुलना में और ज़्यादा नकारात्मक जो स्थिति है वो कतर में पाई जाती है। ये जो 311 का आंकड़ा है ये कतर के लिए बेहतर है। इस प्रकार से हम अपने सही उत्तर पर पहुँच जाएंगे कि हमें यूएई की बजाय कतर को लोएस्ट सेक्स रेशियो वाले देश के रूप में दिखाना है। ये उसकी लोकेशन है, साथ में एक चित्र भी दिया गया है, वहाँ पर काफ़ी समृद्धि दिखाई देती है। पेट्रोलियम की क्रांति के बाद से पूरे अरेबियन पेनिनसुला में काफ़ी सारी समृद्धि आ गई, उसमें से कतर भी शामिल है। लेकिन केवल समृद्धि ही सोसाइटी को अपग्रेड करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं वहाँ पर, जो लिटरेसी रेट है, वहाँ की सोसाइटी का प्रोग्रेसिव होना, ये सब भी ज़रूरी है महिलाओं की स्थिति को बेहतर करने के लिए। यानी ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, केवल समृद्धि ही अकेला एक पहलू नहीं है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप कतर को ले सकते हैं। लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द वर्ल्ड इस कतर with 311 मेल पर 100 फीमेल्स। दिस इज़ द डेटा। हम अपने उत्तर पर आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के। पाकिस्तान, ईरान और ब्राज़ील, इनकी तुलना में सबसे नकारात्मक किस्म का यौन अनुपात पाया जाता है कतर में, जो कि पश्चिम एशिया का एक देश है। इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज रेंज रिप्रेजेंट्स द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग या आयु परास जो रेंज दी गई है वो जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को दिखाती है। 15 से 65, 15 से 66, 15 से 64 या 15 से 59, ये चार आयु वर्ग या आयु की जो रेंजेस हैं ये दी गई हैं। जब हम एज स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर दो तरह की पॉपुलेशन को एज के हिसाब से दिखाया गया है, जिसमें वर्किंग पॉपुलेशन और साथ में डिपेंडेंट पॉपुलेशन को दिखाया जाता है। भारत में अगर हम आयु वर्गों की बात करें तो इसके 3 वर्ग सामान्य रूप से बनाए जाते हैं, 0 to 14, नेक्स्ट कैटेगरी इज़ 15 to 59, और सबसे आखिर वाली जो कैटेगरी है वो एबव 60 की है। इनमें से पहली जो 2 वर्ग हैं, पहले और तीसरे, यानी 0 to 14 और एबव 60 वाला जो वर्ग है, इसको हम डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। ये डीसी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, डिपेंडेंट क्लास है। ये आश्रित जनसंख्या है। जबकि बीच में आने वाला ये जो आयु वर्ग है, ये जो आयु परास है, एज की रेंज है 15 to 59, इसको वर्किंग पॉपुलेशन का दर्जा दिया गया है। ये कार्यशील जनसंख्या है और देश के लिए इनकम जनरेट करती है, उसकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाती है और बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को हम युवाओं का देश कहते हैं क्योंकि हमारे पास बड़ी जनसंख्या जो है वो नीचे के बेस में भी जनसंख्या ज़्यादा है और फिलहाल 15 to 59 में भी जनसंख्या ज़्यादा है, इसीलिए भारत को एक यूथफुल देश कहा जाता है, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। तो ये 15 to 59 का जो एज ग्रुप है, दैट इज़ वर्किंग पॉपुलेशन एज ग्रुप। प्रश्न में आ जाते हैं, उस आयु परास को बताना है, एज रेंज को, वो कौन सी एज रेंज है जिसमें वर्किंग पॉपुलेशन पाई जाती है। दिस इज़ 15 to 59, 15 से 59 साल का आयु वर्ग है। ये सही उत्तर है इस प्रश्न का। ये फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलें। दिस इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज़ ए एंड बी इन गिवन फार्मूला फॉर इंडिया। ये जो फार्मूला है, ये सूत्र, ये सेक्स रेशियो के लिए है। सेक्स रेशियो इज इक्वल टू A/B × 1000। इसमें ए और बी बताना है कि इस लिंगानुपात के सूत्र में ए और बी क्या हैं, मेल पॉपुलेशन और फीमेल पॉपुलेशन, और फीमेल पॉपुलेशन मेल पॉपुलेशन, डेथ रेट बर्थ रेट या बर्थ रेट डेथ रेट। ये जो प्रश्न है ये लिंगानुपात के बारे में है, जेंडर रेशियो के बारे में है, पुरुष और महिलाओं के अनुपात के विषय में है। इसलिए डेथ रेट और बर्थ रेट के दोनों जो नीचे के ऑप्शन है वो पहले ही कैंसिल हो जाते हैं। मेल पॉपुलेशन के साथ फीमेल का रेशियो है या फीमेल के साथ मेल का पॉपुलेशन भारत के संदर्भ में, ये हमें देखना है। और हमें पता है कि जेंडर रेशियो निकालने के लिए दोनों तरह के ही सूत्र, दोनों ही फॉर्मूलाज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। भारत में क्योंकि यहाँ पर पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या की तुलना में स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा रही है, भारत में पुरुष प्रधान समाज हमें ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए यहाँ पर हम महिलाओं का अनुपात निकालते हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल पॉपुलेशन इंटू 1000, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इंडियन कैलकुलेशन फॉर सेक्स रेशियो। और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है। हमें ये बताना था कि ये जो ए और बी है वो भारत के संदर्भ में क्या है। तो यहाँ पर ए जो है वो फीमेल पॉपुलेशन है और बी है मेल पॉपुलेशन। हम प्रश्न में आ जाते हैं, ए और बी को बताना है, फीमेल पॉपुलेशन एन, फीमेल पॉपुलेशन ए एंड मेल पॉपुलेशन इज बी। ये इसका सही उत्तर है हमारे इस प्रश्न का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एज सेक्स पिरामिड आर डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में कितने प्रकार के आयु लिंग पिरामिडों की चर्चा की गई है। इस प्रश्न का उत्तर है 3 अलग अलग तरह के आयु
लिंग के पिरामिड्स बनाए गए हैं जो अलग अलग एज बेस पर डिपेंड करते हैं, उनकी कैरेक्टर को शामिल करते हैं। अपने टेक्स्ट बुक में अगर हम देखें तो ये जो एज 6 पिरामिड हैं ये 3 तरह के हैं। पहले को हम एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड कहते हैं, ट्रायंगुलर शेप का होता है ये, इसकी अलग तरह की कैरेक्टर है बाकी दोनों की तुलना में। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो दैट इज़ कांस्टेंट पॉपुलेशन, यानी स्थिर जनसंख्या को दिखाता है। यहाँ पर शीर्ष थोड़ा चौड़ा है, बीच में ये और चौड़ा हो जाता है और किनारों पर पहले की तुलना में थोड़ा सकरा है, एक तरीके से घंटी का आकार बन लेता है, बेल शेप्ड ये पिरामिड बनता है। दिस इज सेकेंड टाइप। और थर्ड टाइप है डिक्लाइनिंग यानी ह्रासमान जनसंख्या का, जहाँ पर जनसंख्या गिरती है, शीर्ष पर भी ये जनसंख्या कम है, बीच में बड़ी हो जाती है, लेकिन नीचे की तरफ जाते हुए जो इसका आधार है, इसका जो बेस है वो बहुत ही संकीर्ण हो जाता है, बहुत ही सकरा हो जाता है, नैरो बेस्ड ये पिरामिड बनता है। दिस इज़ फॉर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो इस तरीके से 3 तरह के पॉपुलेशन पिरामिड बनाए जाते हैं और इन्हीं की चर्चा हमारी पुस्तक में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगुलर शेप पिरामिड रिफर्स टू, त्रिभुजाकार पिरामिड किसको संकेत करता है? अभी हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन पिरामिड को। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड या विस्तारित होती हुई जो जनसंख्या है वो हमें दिखाई देती है कि उसका जब आप पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं तो वो ट्रायंगल शेप का बनता है। आप देख सकते हैं नाइजीरिया का एक पॉपुलेशन पिरामिड बनाया गया है और ये लगभग ट्रायंगल जैसा दिखाई देता है। स्वाभाविक तौर पर इसका जो शीर्ष है वो काफ़ी सकरा है और नीचे की तरफ जो इसका बेस है वो काफ़ी चौड़ा है, यानी आधार काफ़ी बड़ा और शीर्ष एकदम सकरा हो जाता है, ट्रायंगल या त्रिभुज का आकार ये ले लेता है। इसकी कैरेक्टर अगर हम डिफाइन करें डीआर और बीआर के संदर्भ में, क्योंकि बेस इसका काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर बीआर यानी बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है और साथ में यहाँ पर डीआर भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु ज़्यादा होने से ऊपर का शीर्ष जो है वो बिल्कुल संकीर्ण हो गया है, तो यहाँ पर डीआर भी ज़्यादा है। बीआर और डीआर दोनों के रेशियो ज़्यादा हैं। इसका अर्थ है ये जो सोसाइटी है वो अंडर डेवलप्ड है, यहाँ पर मूलभूत जो स्वास्थ्य की सुविधाएं इनकी कमी है, इसीलिए डेथ रेट ज़्यादा है। और क्योंकि यहाँ का समाज पर्याप्त तौर पर जागरूक भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर बर्थ रेट भी काफ़ी ज़्यादा है। और इस प्रकार के देश का जो एज 6 पिरामिड बनेगा वो ट्रायंगुलर शेप का बनेगा और एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन पिरामिड वो कहा जाएगा। ट्रायंगुलर शेप पिरामिड इज यूज फॉर एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। बेल शेप पिरामिड रिफर्स टू विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन? बेल शेप या घंटी आकार का जो पिरामिड है वो दिखाता है कांस्टेंट पॉपुलेशन को या स्थिर जनसंख्या को। स्थिर जनसंख्या में यहाँ पर भी सोसाइटी का जो इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। पहले की तुलना में देखेंगे तो यहाँ पर आधार थोड़ा सकरा है, बीच में इसका विस्तार होता है और ऊपर जा कर के वापस फिर से ये सकरा हो जाता है, लेकिन पहले की तुलना में फिर भी ये थोड़ा चौड़ा है, यानी यहाँ पर मृत्यु उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं जहाँ पर जितनी पहले रूप में थी। यहाँ पर हमने देखा कि बीआर जो है वो पहले की तुलना में डाउन हो गया और डीआर जो है वो डीआर भी डाउन है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। ये किसी डेवलप्ड देश का पॉपुलेशन पिरामिड हो सकता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया गया, ऑस्ट्रेलिया के लिए बना हुआ पिरामिड है और इससे स्पष्ट है कि यहाँ पर वर्किंग पॉपुलेशन अच्छी है, लेकिन क्योंकि यहाँ की जनसंख्या जागरूक है, यहाँ पर बर्थ रेट या पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अपनाए जाते हैं, तो पॉपुलेशन का बर्थ रेट बहुत कम है और फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इसीलिए डेथ रेट भी कम होने की वजह से ऊपर का जो आकार है वो पहले की तुलना में थोड़ा बड़ा है और इसका शेप बेल शेप यानी घंटी के आकार का बनता है और ये कांस्टेंट पॉपुलेशन को दिखाता है, स्थिर जनसंख्या को दिखाता है। सही उत्तर इसका कांस्टेंट पॉपुलेशन या स्थिर जनसंख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8। नैरो बेस ऑफ एज 6 पिरामिड रिफर्स टू विच टाइप ऑफ फिनोमिना? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट या इनमें से सभी? नैरो बेस की जब बात हम करेंगे, नैरो बेस यानी जो इसका आधार होगा वो संकीर्ण होगा। आधार संकीर्ण होगा इसका अर्थ है यहाँ पर जो बर्थ रेट है वो बहुत ही नीचे है, यानी यहाँ का समाज जो है वो पर्याप्त जागरूक है, आवश्यकता से अधिक जागरूक है बल्कि। और यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ बीच में तो बड़ा होता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होने की वजह से यहाँ पर जो डेथ रेट है वो काफ़ी कम है। ऊपर की जो एजिंग पॉपुलेशन है, बड़ी आयु वर्ग की जनसंख्या है, ये ज़्यादा मात्रा में दिखाई देती है, डीआर बहुत कम है। ये डेवलप्ड देशों में से ऐसे देशों की पिरामिड इस प्रकार से बनती है जहाँ पर पॉपुलेशन स्थिरीकरण से भी आगे बढ़ जाता है, यानी बीआर उतनी मात्रा में नहीं होता जितनी मात्रा में डीआर, दोनों ही नीचे हैं, मृत्यु कम होती है, ऊपर के आयु वर्गों में जनसंख्या ज़्यादा है और क्योंकि बर्थ कम हो रही है इसीलिए नीचे की तरफ जो बीआर है, बर्थ रेट है वो भी बहुत कम है, जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। आने वाले समय में इन देशों में जनसंख्या की कमी पाई जा सकती है, इसीलिए इनको डिक्लाइनिंग या ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड कहते हैं। ये जो कैरेक्टर है ये नैरो बेस कैरेक्टर रखता है ये फॉर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पिरामिड। नैरो बेस जो ये स्ट्रक्चर है वो लो बर्थ रेट को दिखाता है, बहुत निम्न स्तर का जो जन्म दर है वो इन देशों में पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ब्रॉड बेस ऑफ A6 पिरामिड रिफर्स टू, अभी हमने नैरो बेस की बात की, ब्रॉड बेस है, इसका अर्थ है यहाँ पर हाई बर्थ रेट होगा और स्वाभाविक तौर पर ये ऐसे देशों के लिए होगा जो कि डेवलपिंग नहीं है बल्कि अंडर डेवलप्ड देश हैं या डेवलपिंग की शुरुआती स्टेज में हैं, अभी विकास करना उन्होंने शुरू किया है। यहाँ पर बर्थ रेट काफ़ी ऊंचा है, जन्म दर ऊंचा पाया जाता है। ब्रॉड बेस यानी कि आधार जो है वो बहुत विस्तृत होगा जबकि बर्थ रेट ऊंची होगी। लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया लिटरेसी रेट डिनोट्स द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एबव, जनसंख्या का वो प्रतिशत जो भारत में साक्षरता दर को प्रदर्शित करता है, वो इनमें से किसको शामिल किया जाता है? 8 ईयर प्लस, 7 ईयर प्लस, 5 ईयर प्लस और 6 ईयर प्लस। यहाँ पर हम लिटरेसी की जब डिफिनेशन देखते हैं तो स्पष्ट तौर पर यहाँ पर परसेंटेज को बताया गया कि पॉपुलेशन जो 7 साल के ऊपर है, एबव 7 ईयर्स एज जिनकी है, उस पॉपुलेशन को शामिल करके हम लिटरेसी निकालते हैं। इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारी जनसंख्या के कुल आयु वर्गों को हम 3 वर्गों में बांटते हैं, जिसमें पहला वर्ग है 0 to 14, इसको हम बच्चों की या यूथ से भी पहले यानी जो बच्चों की हमारी स्टेज है डिपेंडेंट पॉपुलेशन एज ग्रुप, इसके अंतर्गत 0 to 14 का रखते हैं। और इसको भी अगर हम 2 हिस्से में बांटना चाहें तो इसको हम बांट सकते हैं 0 to 6 एंड 6 to 14। 6 to 14 याद करने के लिए मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। 6 to 14 हमें पता है कि ये वो एज ग्रुप है जिसको हम RTE का अधिकार देते हैं, राइट टू एजुकेशन का अधिकार देते हैं। और क्योंकि एजुकेशन की शुरुआत ही 6 साल प्लस में होती है, 6+ ईयर में होती है, यानी बच्चा जब अपनी 7th ईयर में इंटर करता है, 7वें वर्ष में प्रवेश करता है, तो स्वाभाविक तौर पर अगर वो 7वें वर्ष से पढ़ाई करना शुरू करता है तो 6 साल तक की जो अवस्था है वो स्कूल नहीं जाने की अवस्था है। फिर जब हम लिटरेसी को इस पॉपुलेशन को शामिल करके निकालेंगे तो वो रेशियो सही नहीं आएगा। वो बच्चा जो कि अभी जन्म ले रहा है, वो बच्चा जो अभी 1 साल का है, 2 साल का है, उसकी जनसंख्या को लिटरेसी रेट से बाहर हमें रखना चाहिए। और इसीलिए 7 साल प्लस वाली जनसंख्या है, यानी कुल जो टोटल पॉपुलेशन आपके देश की है उसमें से बिलो 6 ईयर जो पॉपुलेशन होती है, बिलो 7 ईयर जो पॉपुलेशन होती है, इसको हम माइनस कर देते हैं। फिर वो जो हमें आंकड़े मिलते हैं एक्स वाई जिस भी रूप में मिलते हैं, इस आंकड़े में कितने हमारे पास लिटरेट लोग हैं, फिर हम जब इसका परसेंटेज निकालते हैं दैट विल द करेक्ट लिटरेसी रेट, और वो हम इस डिपेंडेंट और उसमें भी सबसे छोटी आयु वर्ग की जनसंख्या को बाहर करके करते हैं, 7 साल के ऊपर की जनसंख्या को शामिल करके। भारत में साक्षरता दर के प्रतिशत के लिए अब 7 साल के ऊपर के लोगों को इसमें शामिल करते हैं और लिटरेसी रेट निकालते हैं। ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। बच्चों, इस तरीके से हमने अपने इस चैप्टर के क्विज को डिस्कस किया। आई होप आपके कॉन्सेप्ट थोड़े और क्लियर हुए होंगे इस चैप्टर के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।